अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर यासिर नासिर है। मैं बाय प्रोफेशन एक पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एंटीबायोटिक क्या होती है। आम लफ्जों में इसको डिस्कस करूं तो एक ऐसी दवाई जो जरासीमों को मारती है, खास तौर पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरिया को। जरासीम दो तीन किस्म के हो सकते हैं, वायरस होता है, फंगस होता है, टीबी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है अदर देन टीबी जो होता है। तो बहुत सारे जरासीम होते हैं, लेकिन इनमें से स्पेसिफिकली जो दवाई बैक्टीरिया को मारती है उसको हम नाम देते हैं एंटीबायोटिक का। अब एंटीबायोटिक हर उस पेशेंट के अंदर इस्तेमाल की जाती है जिसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि किस बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है, इसका फैसला दो चीजें करती हैं। या आपका रेलेवेंट फिजिशियन डॉक्टर या चेस्ट स्पेशलिस्ट कि इसको ये वाली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस लग रहे हैं, या क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो फैसला करता है कि ये वाला बैक्टीरिया हो सकता है, वो उसके अकॉर्डिंग रेलेवेंट एंटीबायोटिक देता है जिससे वो जरासीम मर जाता है। या दूसरा तरीका यह होता है कि जहां पे आपको बैक्टीरिया के इन्फेक्शन का खदशा हो, आप उस पर्टिकुलर जगह से सैंपल लेते हैं। वो बॉडी का कोई भी हिस्सा हो सकता है, स्पेशली अगर चेस्ट हो तो बलगम का सैंपल लेते हैं। उस सैंपल को हम लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, जिससे लेबोरेटरी हमें बताती है कि ये वाला बैक्टीरिया और इस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ये मर जाएगा। ये दूसरा तरीका होता है। हमारी कॉमन पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्या है अभी तक की कि अगर किसी भी किस्म का चेस्ट इन्फेक्शन होता है, या बलगम वाली खांसी लगती है, या गला खराब वाली खांसी लगती है, तो वो स्पेसिफिकली कोई भी मेडिकल स्टोर से जाकर या किसी भी बंदे के पास जाकर जो मेडिकल का थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखता हो, उससे एक खुराक लेता है और उसको खा लेता है और उसे लगता है कि मेरा इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा, जो कि समटाइम्स हो भी जाता है। क्योंकि हमारे सोसाइटी के अंदर जो कॉमन बैक्टीरियाज हैं वो कॉमनली स्ट्राइक करते हैं और कॉमन साइन एंड सिम्टम देते हैं। लेकिन अगर कुछ परसेंटेज ऑफ केसेस के अंदर अगर वो कॉमन बैक्टीरिया ना निकले, या कोई ऐसा बैक्टीरिया निकले जिसने अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लिया है या जीनोटाइपिंग चेंज कर ली है, वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, और वो इतने टाइम में जितना वेस्ट हुआ है उस डिजीज की या उस बैक्टीरिया की तशखीस के लिए, वो बॉडी में स्प्रेड कर जाएगा। जो मेरा मेन कंसर्न है, जिसके ऊपर मैं रोशनी डालूं, मिसाल के तौर पे आप बैक्टीरिया को जब किसी ऐसी दवाई से मारने की कोशिश करते हैं जिस दवाई के अंदर उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारने की काबिलियत या सलाहियत नहीं है, तो बैक्टीरिया अपनी नेचर को चेंज करता है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है, या ऐसे कह लें कि वो अपना डीएनए चेंज कर लेता है और एक डिफरेंट बैक्टीरिया के तौर पे प्रेजेंट करना शुरू कर देता है बॉडी के अंदर अपने आप को। अब ये बैक्टीरिया इतना आम बैक्टीरिया नहीं रहा जो पहले था। अब आपने अगर कॉमन एंटीबायोटिक ली, वो उसको नहीं मार पाएगी और वो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर स्प्रेड कर जाएगा। चूंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको आम लफ्जों में अगर एक मिसाल के तौर पे मैं समझाना चाहूं, जो कि बड़ी कॉमन एग्जांपल है लेकिन वो बैक्टीरियल एग्जांपल नहीं है। कोरोना के दौर के अंदर, सीजन के अंदर, हमने पहले एल स्ट्रेन कोरोना को फेस किया, फिर डिफरेंट स्ट्रेन, डेल्टा स्ट्रेन, ओमिक्रॉन स्ट्रेन, इस तरह के स्ट्रेन को फेस किया। उसकी वजह क्या थी कि वो वायरस अपने स्ट्रक्चर को या अपनी जीन्स को या अपने डीएनए को वक्तन फवक्तन चेंज कर रहा था, जिस वजह से वो काफी विरुलेंट या खतरनाक हो जाता था। सेम इज द केस विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के साथ भी ऐसे होता है कि एक बार वो अपना डीएनए चेंज कर ले तो कॉमनली एडवाइज्ड एंटीबायोटिक जो कोई भी मेडिकल स्टोर वाला या कोई दूसरा मेडिकल पर्सनल देता है, उससे वो नहीं मरता और वो स्प्रेड कर जाता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि अब ये एंटीबायोटिक उस पर्टिकुलर जरासीम या बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं कर रही है, रेजिस्टेंट हो गई है। उसकी सबसे बड़ी रेजिस्टेंस की जो वजह है वो ये है कि या तो छोटे से या आम से बैक्टीरिया को लोग बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट कर रहे हैं, या बड़े बैक्टीरिया को जो बड़ा विरुलेंट या एग्रेसिव जरासीम था उसको लोग छोटी छोटी एंटीबायोटिक से ट्रीट कर रहे हैं। यानी रेलेवेंस नहीं रही बैक्टीरियल इन्फेक्शन को मारने के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को चूज करने की। तो इसका नुकसान क्या होता है कि जब आप इररेलेवेंट एंटीबायोटिक को चूज करते हैं, यानी बड़े जरासीम को छोटी एंटीबायोटिक से या छोटे जरासीम को बड़ी एंटीबायोटिक से
ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस आती है एंटीबायोटिक की। एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस का सबसे डेवास्टेटेड साइड इफेक्ट क्या है कि ऐसा मरीज जो किसी वजह से कोई ऐसा बैक्टीरिया या ऐसी बीमारी अपनी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इंड्यूस जो डेवलप कर ले और आपको वक्त पर यह पता ना चले कि मैंने इसको किस एंटीबायोटिक को देके मारना है, तो वो स्प्रेड कर जाता है बॉडी में, सेप्सिस कर जाता है। मेडिकल वर्ड है, याद करने की जरूरत नहीं है, वो सेप्सिस कर जाता है। आम लफ्जों में कहें कि बॉडी में स्प्रेड कर जाता है और पेशेंट टाइम पर ट्रीट ना होने की वजह से कभी कभार आईसीयू या इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर पहुंच जाता है और कभी कभार जान भी जा सकती है। इसलिए ये कॉमन मैसेज है लोगों के लिए भी और ऐसे लोगों के लिए भी जो मेडिकल पर्सनल तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, कि जब भी आपने किसी भी इंफेक्शन को किल करने के लिए एक एंटीबायोटिक को चूज करना है तो या आप रेलेवेंट स्पेशलिस्ट के पास रेफर करें कि वो अपने क्लिनिकल एक्सपर्टीज की बुनियाद पे चूज करें, या आप उस पर्टिकुलर इंफेक्शन का कल्चर करवाएं या उसको डायग्नोज करें कि ये किस किस्म का कल्चर है और किस किस्म का बैक्टीरिया, और उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक दें। पूरी दुनिया के अंदर जो ट्रेंड फॉलो किया जाता है वो यही फॉलो किया जाता है कि आप पर्टिकुलर बैक्टीरियल इंफेक्शन के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देते हैं, लेकिन हमारी लेजिस्लेशंस जो हैं वो इसको शायद कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा मैनेजेबल नहीं है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक की किसी भी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर या वैसे भी जाके आप मांगे तो कभी कभार आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, जिस वजह से डे बाय डे इट इज अ राइजिंग ट्रेंड, द एंटीबायोटिक्स आर गेटिंग रेजिस्टेंस विच इज नॉट गुड, जो कि एक बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी लाइफ को इसकी कॉम्पनसेशन भरनी पड़ती है। शुक्रिया।